हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप you all will be using your time in your proper studies and you all are also most welcome in my YouTube channel BioMedEasy. And today we are going to start the second unit of class 12th biology, and the name of the unit is genetics and evolution. And this particular unit basically includes three major important chapters, and the first one is principles of inheritance and variation, जिसमें कि हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस लाइक टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ऑल दीज थिंग्स आर इन दिस चैप्टर. एंड नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेल नोन biomolecule that also act as a genetic material actually, that is the DNA. So all the chemical properties of DNA, and there are some molecular processes like replication, transcription, translation. So all these things are in this chapter. And the last one is evolution, where there are different evolutionary theories to explain the process of evolution. So बेटा ये एक इंट्रोडक्शन था आपकी उस यूनिट का जो कि हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं. और बच्चों, किसी भी एक यूनिट को या किसी भी एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस यूनिट का या उस चैप्टर का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वेटेज है, उसका उस यूनिट का कितना एक तरह से कितना इंपॉर्टेंस है उस यूनिट का, ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर यूनिट यानी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो दिस यूनिट इज हैविंग द मैक्सिमम वेटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज इन योर नीट एग्जाम. नीट की अगर हम बात करें तो नीट में अगर हम फिजियोलॉजी के चैप्टर्स के बाद में अगर कोई यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोई यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. ठीक है, अप्रॉक्स 18 to 20% वेटेज है आपके नीट एग्जाम में इस पर्टिकुलर यूनिट का. ठीक, तो इस बात से आप ये गेस कर सकते हैं कि ये यूनिट आप सभी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से, तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है. सारे वीडियोस को जो भी मैं अपलोड करूंगा, सारे वीडियोस की लेक्चर जो सीरीज होगी उसको बहुत अच्छे से लास्ट तक देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको इन सारे वीडियोस के. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ओके, तो बच्चों आपने ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें एक टर्म आप में से बहुत लोग इससे फैमिलियर होंगे और वो टर्म है जेनेटिक्स. आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा इस टर्म के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा भी होगा आपने, बट फिर भी हम इसे एक बार रिकॉल करते हैं. जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बच्चों, जेनेटिक्स को हम समझते हैं कंप्यूटर से. ठीक है, कंप्यूटर जो है वो किस तरह से वर्क करता है? तो कंप्यूटर में अगर हम वर्किंग की बात करें तो कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के कोड्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो भी कंप्यूटर में जो भी फंक्शन करना होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप का कोड होता है. ठीक है, और कई तरह की प्रोग्रामिंग होती है. तो हमारी जो बॉडी है, आवर बॉडी इज जस्ट लाइक द कंप्यूटर. ठीक, हमारी बॉडी भी एक कंप्यूटर की जैसी ही है. जिस तरह से कंप्यूटर में कोड्स होते हैं, इसी तरह के कोड्स या उनको कोडॉन्स भी हम बोलते हैं. कोडॉन्स क्या है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके कोडॉन्स के बारे में. बट अभी इसको हम समझ लेते हैं कि जिस तरह से कंप्यूटर में कोड्स होते हैं, इसी तरह के कोड्स हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, हमारा जो हाइट है वो कैसी होने वाली है, शॉर्ट हाइट होने वाली है, लॉन्ग हाइट होने वाली है, जिस तरह की हाइट है, या हमारा जो स्किन कलर है वो कैसा होने वाला है. तो इस तरह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो सारे के सारे उन्हीं सारे कोड्स में ही वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कोड्स ही उन सारे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है. ठीक है, एंड ऑल दीज कोड्स आर अरेंज्ड इन अ वेरी सीक्वेंस्ड मैनर. ठीक, अब इनमें से अगर किसी भी एक कोड का जो एक सीक्वेंस में अरेंज है, अगर इनमें से कोई भी एक कोड, किसी भी एक कोड का अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ तो इससे जो एक ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है, इससे टोटली एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन करके तैयार हो जाएगा. ठीक है, आपने जैसे बहुत सारी एक हॉलीवुड मूवीज में आपने इन सारे कैरेक्टर्स के नाम सुने होंगे. जैसे आपने एक्स मैन हो गया, है ना, आयरन मैन है, और इस तरह के जैसे स्पाइडर मैन है.
है ना। तो इस तरह के आपने सुने होंगे, उनके पास में बहुत एक हाईटेक लैब्स ही दिखाते हैं वो, और उसमें वो डीएनए जो है, डीएनए की सीक्वेंसिंग, और इस तरह से कहने का मतलब है कि इस तरह की चीजें आपने मूवीज में देखी होंगी। सो दैट नॉट ओनली द फिक्शन, एक्चुअली दैट नॉट ओनली द इमेजिनरी, ठीक है, ये हमारे रियल वर्ल्ड में भी इस तरह की जो रिसर्चेस हैं वो चलती रहती है, ठीक है। तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में ना लेकर के अगर हम इसको प्लांट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे बात करें, तो प्लांट्स में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कि हम इंटेंशनली इस तरह के चेंजेस करते हैं, जो उनके कोड्स हैं, ओरिजिनल जो कोड्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं, उन सारे जो भी प्लांट की जो वैरायटीज हैं उनको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वेलफेयर के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, ठीक है। अब इन्हीं में से हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं प्लांट्स के। फॉर एग्जाम्पल, गोल्डन राइस, ओके। नेक्स्ट इज टोमेटो प्लांट, एंड नेक्स्ट इज बीटी कॉटन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सारे एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि किस तरह से जेनेटिक्स का यूज करके इनके जो कोडॉन्स है या जो कोड्स है, इनके जो ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किस तरह से मॉडिफिकेशन करके यानी जेनेटिक्स का यूज करके कैसे इन सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो वेराइटीज है, इनको कैसे ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें गोल्डन राइस की, सो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ अ राइस, ठीक है। ये एक राइस का एक टाइप है इन विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन। मतलब क्या हुआ, इसमें हमने इस तरह का एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। जीन क्या है? जीन को भी हम अभी एक सेंटेंस में समझ लेते हैं। जीन इट इज अ कोडिंग सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है। डीएनए का वो पार्ट जो कि कोडिंग होता है उसे हम जीन कहते हैं। तो हमने एक जीन को इस तरह का एक जीन, इस जो एक ओरिजिनल वैरायटी थी राइस की, उसमें हमने इस तरह का जीन एक इंट्रोड्यूस कर दिया। that gene is responsible for the synthesis of beta carotene, and this beta carotene is the precursor of vitamin A. Okay, this is the precursor of ओके तो ये क्या है? बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। अब इससे क्या, इसका एडवांटेज क्या हुआ? इस तरह का हमने मॉडिफिकेशन करने का इसका यूज हुआ। तो बीटा कैरोटीन जो है, अब अगर सपोज एक पर्सन है जो कि विटामिन ए डेफिशिएंट है, ठीक है, विटामिन ए की उसमें कमी है, तो अब अगर इस तरह का जो राइस है, अगर ये गोल्डन राइस अगर हम उस पर्सन को दे देंगे तो उस पर्सन में ये बीटा कैरोटीन उसके अंदर जाएगा, और ये बीटा कैरोटीन जो है ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है, यानी कि बीटा कैरोटीन उसकी बॉडी में जाकर के और विटामिन ए में ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का ये एक एडवांटेज हुआ, ठीक। इसी तरह से क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही प्लांट में जो रूट्स हैं वो तो पोटैटो की हो और जो शूट है वो टोमेटो? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। और इस तरह का जो एक प्लांट की जो वैरायटी बनती है, यानी टोमेटो प्लस पोटैटो, तो इस तरह की जो वैरायटी बनी इसको हमने नाम दे दिया पोमैटो, ठीक है। तो ये जो पोमैटो प्लांट है इसका भी यूज जो है वो जेनेटिक्स को ध्यान में रखते हुए, यानी जेनेटिक्स का यूज करते हुए इस तरह के प्लांट्स भी हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का मीनिंग क्या हुआ? बीटी मीन्स Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis, it is a bacteria, ठीक है। एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया कि ये बैक्टीरिया कॉटन प्लांट में डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, जो हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है, उनसे कॉटन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया। इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो हमारा
जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनमें ये बीटी कॉटन के बारे में डिटेल में दिया हुआ, तो वहां पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इस तरह के जो भी हमने मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस किए, इनके वैरायटी में जो भी हमने चेंजेस किए, ये सारे के सारे चेंजेस हम कर पाए क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम जेनेटिक्स को अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज जेनेटिक्स, सो जेनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स और ऑल दीज कोड्स। ठीक है, और अगर बात जेनेटिक्स की आती है तो जेनेटिक्स में सबसे पहले जो नाम आता है वो एक साइंटिस्ट है, आप में से सभी ने उनका नाम सुना होगा, एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, मेंडल का नाम आपने सभी ने सुना होगा, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इज द फादर ऑफ इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। एंड मेंडल वॉज born on 22nd July 1822. Okay, he was born on 22nd July 1822 and he was died on 1884. Okay, and Mendel worked on a pea plant. He worked on a pea plant for 6 years, and the scientific name for the pea plant is Pisum sativum. Pisum sativum, and he worked on Pisum sativum for 6 years. मीन्स मेंडल ने 6 साल तक पी प्लांट पर वर्क किया, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट पर, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने जो जेनेटिक्स के लॉज हैं, जो हम आज भी उनके लॉज को ही फॉलो करते हैं, तो ये सारे लॉज मेंडल ने इस पाइसम सेटाइवम पर 6 साल तक वर्क करने के बाद ही ये सारे लॉज जो है उन्होंने दिए। ठीक, अब बट व्हाट हैपेंड, although Mendel worked for 6 years on pea plant, but his work could not be recognized at that time, even after 16 years of his death. ठीक है, उनकी डेथ के 16 इयर्स के बाद भी जो भी उन्होंने काम किया पाइसम सेटाइवम पी प्लांट पर, जो भी उन्होंने काम किया, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। ठीक है, एंड after 16 years of his death, three scientists named Hugo de Vries and Correns, and third one is Shenmack. So these are 3 scientists, Hugo de Vries, Correns and Shenmack. तो इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके वर्क को यानी मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। ठीक है, और रीडिस्कवर जब किया उसके बाद में इनका जो वर्क था, मेंडल का जो वर्क था, वो साइंटिस्ट ने उनको रिकॉग्नाइज किया और उनके लॉस को आज भी हम उनके लॉस को फॉलो करते हैं। सो देयर वर सम रीजंस why the Mendel's work could not be recognized at that time. ठीक है, तो इसके कुछ रीजंस हैं कि उनके वर्क को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका उस टाइम पर। तो वो रीजंस हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने जो 6 साल तक काम किया पी प्लांट पर, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका। ठीक है, तो वो रीजंस है। सो रीजंस reasons for non recognition. Okay,
Okay, so first reason was Mendel's work could not be published properly. ठीक है, his work could not be published properly. मेंडल का जो वर्क था वो प्रॉपर तरीके से पब्लिश नहीं हो पाया, उनका जो रिसर्च वर्क था वो प्रॉपर तरीके से पब्लिश नहीं हो पाया. Publish in the sense there are some journals on which the work has to be published, and there are some local journals, some are national, some are international journals. So Mendel's work was published only in local newspaper or the local journals. So this was the one reason so that the Mendel's work could not be recognized. So this was the one reason, and the other reason was Mendel used the term factor. Mendel, he used the term factor. ठीक है, यानी कि जिसे आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, मेंडल ने उसे फैक्टर के नाम से बुलाया, फैक्टर टर्म दिया उसे. एंड ही सेड दैट there is something that passes from one generation to next generation. But what was that? Actually, he had no idea what was that. Okay, and scientists. So there was some means some imaginary. So scientists were not so much convinced because at that time there were no microscope. So scientists they had no idea about what is DNA, what is genetic material. So they had no idea about this. So this was another reason, and the third reason was जैसा कि हम जानते हैं कि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे. मेंडल जो थे, मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन. ही वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट. वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन थे. एंड एट दैट टाइम मेंडल ने जो भी वर्क किया, ठीक है, मेंडल ने जो भी वर्क किया, तो साइंटिस्ट, ऑल द बायोलॉजिस्ट एक्चुअली दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट that any mathematician is explaining anything about the biology. So they were not ready to accept it. So this was the another reason for the failure or for the non-recognition of Mendel's work. So he was mathematician, not biologist. So these are three reasons for the non-recognition of Mendel's work. Okay. Now जैसा कि अब हमने देखा कि मेंडल्स के वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका उस टाइम पर, बट जो थ्री साइंटिस्ट हैं, मींस थ्री साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, कोरेंस एंड शेनमैक, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया. एंड इस तरह से उन्होंने जो मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन, तो उन्होंने अपने वर्क को इस तरह से रिप्रेजेंट किया. उनका जो वर्क था वो इस तरह से एक सीक्वेंशियल फॉर्म में था कि उनका जो भी उन्होंने लॉज दिए, उनके लॉज को हम आज तक उनके लॉज को फॉलो करते हैं जेनेटिक्स में. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया. ओके. सो नाउ देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से मेंडल का जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज, प्रॉपर तरीके से उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके. ओके. सो देयर आर सम रीजंस for the recognition of Mendel's work. So what were those reasons? So first reason was Mendel used a large sample size. Mendel used
अ लार्ज सैंपल साइज। मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने पाइथन सेटाइवम की कई सारी वैरायटीज को उन्होंने यूज किया, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैरायटीज को उन्होंने यूज किया, जिससे कि जो भी डेटा निकल करके आए वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट फॉर्म में हो। तो ये एक रीजन था मेंडल की सक्सेस का कि मेंडल ने एक लार्ज सैंपल साइज का मतलब हुआ कि उन्होंने कई सारी वैरायटीज को, एक लार्ज वैरायटीज को उन्होंने पाइथन सेटाइवम की वैरायटीज को लिया, जिससे कि उनका जो डेटा था, जो भी उन्होंने कैलकुलेट किया, वो एक एक्यूरेट फॉर्म में उन्होंने कैलकुलेट किया। सो दिस वाज द वन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स वर्क। एंड द नेक्स्ट रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल वाज मेंडल used contrasting characters. Mendel used contrasting characters. So what is the meaning of contrasting characters? Contrasting characters means opposite characters. ठीक है, contrasting means opposite characters. Opposite characters means सपोज हमने एक कैरेक्टर लिया हाइट, ठीक है, हाइट मे बी टॉल हाइट और द शॉर्ट और ड्वार्फ हाइट, ठीक है, या तो टॉल हो सकती है या फिर शॉर्ट हो सकती है, देयर इज नो इंटरमीडिएट। इसी तरह से अगर हम सपोज अगर हमने एक और कैरेक्टर लिया, सपोज हमने फ्लावर कैरेक्टर लिया, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर, so color of flower may be either purple or white, ठीक है, so there is no intermediate color or there is no intermediate height, so no intermediate means no confusion, ठीक है। So this was the other reason for the success of Mendel। And next reason was, as we know that Mendel was a mathematician, so he calculated his data so nicely, ठीक है। मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने जो भी कैलकुलेशन किया वो बहुत ही एक्यूरेटेड फॉर्म में और बहुत ही नाइसली उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया। सो दिस वाज द अदर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स वर्क। सो ही वाज मैथमेटिशियन, so this was the reason for the success of Mendel। And the last reason for the success of Mendel was, इसे हम बाय चांस भी कह सकते हैं या मेंडल का एक गुड लक भी हम कह सकते हैं, that there were no linked genes present in the characters, all those characters those were studied by the Mendel। यानी मेंडल जो भी कैरेक्टर्स को जो भी स्टडी कर रहे थे, उसमें किसी भी कैरेक्टर में किसी भी तरह का कोई भी लिंक्ड, ठीक है, अगर किसी भी कैरेक्टर में अगर लिंक्ड जीन होता तो मेंडल का जो भी रिजल्ट निकल करके आया सामने, मेंडल ने जो भी लॉज दिए, उसका जो भी रेशियो आया, वो रेशियो टोटली डिफरेंट होता। तो ये हम एक बोल सकते हैं कि मेंडल का ये एक गुड लक था कि किसी भी तरह का कोई भी लिंक्ड जीन प्रेजेंट नहीं था। सो दिस वाज द अदर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल, दैट there was no linked gene। ओके, किसी भी तरह का कोई भी लिंक्ड जीन नहीं था। तो ये मेंडल का सक्सेस का एक लास्ट पॉइंट है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। ओके, सो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल का जो वर्क था वो रिकॉग्नाइज हुआ, और इस तरह से रिकॉग्नाइज हुआ कि आज भी हम जेनेटिक्स के जितने भी लॉज हैं, सारे लॉज हम मेंडल के ही फॉलो करते हैं। ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट जो मेंडल के जो जेनेटिक्स का जो एक बेस है, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मेंडल ने पी प्लांट, जैसा कि हमने देखा कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। सो व्हाई मेंडल चोज ओनली द पी प्लांट, व्हाई नॉट एनी अदर प्लांट, ठीक है। मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज थी उस पी प्लांट में जिसकी वजह से मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में, और इसके अलावा कौन कौन से वो कैरेक्टर्स थे जिन पर मेंडल ने स्टडी किया, ठीक है। मेंडल ने बेसिकली 7 कैरेक्टर्स थे और उन 7 कैरेक्टर्स पर ही उन्होंने स्टडी किया।
कुछ उनमें से डोमिनेंट थे, कुछ रेसेसिव थे। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, और इसके बाद में मेंडल ने जो लॉज दिए उनके, तो वो जो भी लॉज हैं वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।